अमर के बार बार मना करने पर भी ऋतिक उसकी एक नहीं सुनता और जल्दी से उस जगह पहुंच जाता है जहां उसने उस लड़की को बेहोश पड़ा देखा था। हाईवे के साइड में ही एक लड़की बेहोश पड़ी हुई थी जिसकी उम्र लगभग 24 वर्ष थी। उसने लाल रंग का लहंगा और काले रंग की चोली पहनी हुई थी। उसने माथे पर लाल बिंदी और हाथों में लाल चूड़ियां पहनी हुई थी। वो किसी दुल्हन की तरह सजी हुई थी। चांद की रोशनी उस लड़की के चेहरे पर पड़ रही थी जो उसकी सुंदरता में चार चांद लगा रही थी। ऋतिक की नज़र जब उस लड़की पर पड़ी तो वो बस उसे देखता ही रह जाता है। वह लड़की का यौवन बार बार ऋतिक को अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। ऋतिक को आज पहली बार एहसास हो रहा था कि चांद ही अकेला नहीं जो सुंदर है, चांद से भी ज़्यादा सुंदर उसकी चांदनी है जो उसकी आंखों के सामने है। ऋतिक के दिल में पनप रहे अरमानों पर पानी फेरने के लिए अगले ही पल अमर वहां आ जाता है और चिढ़ते हुए उससे कहता है, खड़े खड़े लार टपका रहा है, कभी लड़की नहीं देखी क्या? अमर की आवाज़ सुन ऋतिक के होश उड़ जाते हैं। वह हड़बड़ाते हुए उससे कहता है, कुछ कहा तूने? अमर झूठी मुस्कान देते हुए उससे कहता है, कुछ नहीं कहा महाराज, आप कंटिन्यू रखिए। जब आपका ताड़ना बंद हो जाए तो बता देना, बंदा आपकी सेवा में हाजिर हो जाएगा। अमर की बात सुन ऋतिक बुरा सा मुंह बना लेता है और उसके बाद वो उस लड़की के पास जाता है और उसकी नब्ज चेक करने लगता है। जब वो अपना हाथ उस लड़की की ओर बढ़ाता है तो उसका दिल जोरों से धड़कने लगता है, उसके हाथ कांपने लग जाते हैं। डर था कहीं इस लड़की को कुछ हो ना गया हो और उसके सारे अरमान धरे के धरे रह जाए। जब वो लड़की का हाथ पकड़ता है तो उसके बदन में एक सिहरन सी दौड़ जाती है। वहीं दूसरी ओर अमर की सांस ही गले में अटक रही थी। वो तो यही सोच रहा था कि अगर ये लड़की कोई आत्मा हुई तो उन दोनों का क्या होगा। चले तो थे नेकी करने और खुद की कब्र खोद ली। इधर ऋतिक उस लड़की की नब्ज चेक कर लेता है और राहत की सांस लेता है और उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। ऋतिक मुस्कुराते हुए अमर से कहता है, ये जिंदा है। ऋतिक की बात सुन अमर के कलेजे को ठंडक मिलती है और वो राहत की सांस लेता है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी सांसें वापस लौट आई और उसके खास दोस्त ऋतिक की हरकतों के कारण ही कहीं सैर पर चली गई थी। अमर को यूं खड़ा देख ऋतिक चिढ़ते हुए उससे कहता है, खड़ा खड़ा मेरा मुंह क्या देख रहा है, चल जल्दी से पानी लेकर आ। रुक अभी लाता हूँ। इतना कहकर अमर जल्दी से कार की ओर जाने लग जाता है और थोड़ी ही देर में एक पानी की बोतल लाकर ऋतिक को दे देता है। ऋतिक थोड़ा सा पानी उस लड़की के चेहरे पर मार लेता है जिससे उस लड़की के शरीर में कुछ हलचल होना शुरू हो जाती है और अगले ही पल वो अपना सर पकड़कर बैठ जाती है। अपने पास बैठे दो अनजान लोगों को देख लड़की घबरा जाती है और तभी उसकी नज़र ऋतिक पर पड़ती है। बस दोनों एक दूसरे की आंखों में कहीं खो सी जाती है। जो घबराहट उस लड़की के चेहरे पर थी वो अब गायब हो गई थी और अब वो दोनों एक दूसरे को ऐसे देख रहे थे जैसे पिछले जन्म से बिछड़े हुए दो प्रेमी हों। अमर तो उन दोनों को देख अपना सर पकड़ लेता है और उठकर खड़ा हो जाता है। उसका दोस्त तो था ही ऐसा और अब ये अनजान लड़की भी उसकी बिरादरी की। भला आज के ज़माने में भी कोई फर्स्ट साइट लव होता है क्या? अमर खांसते हुए उन दोनों से कहता है, जान पहचान हो गई तो काम की बात पर आए। अमर की बात का उन दोनों पर कोई असर नहीं होता। ये तो वही बात हो गई, कोई कुत्ता किसी सांड पर भौंक रहा हो। इधर ऋतिक और वो लड़की अभी भी एक दूसरे को ऐसे ही देखे जा रहे थे। तभी एक हाथ उन दोनों की नज़रों के सामने आ जाता है, ठीक उस तरह से जैसे कोई काला कौवा सुबह सुबह दिख जाता है। दोनों की नज़र एक दूसरे की नज़रों से हटती है और दोनों होश में आ जाते हैं। होश में आते ही वो लड़की तुरंत खड़ी होती है और अपने कपड़े संभालने लगती है। उसके बाद वो लड़की एक पल भी वहाँ नहीं रुकती और जल्दी जल्दी वहाँ से जाने लग जाती है। लड़की की इस हरकत को देख अमर और ऋतिक दोनों ही हैरान हो जाते हैं। उस लड़की को आवाज़ लगाते हुए कहता है, जरा सुनिए। लड़की कोई जवाब नहीं देती। ऋतिक फिर से उसे आवाज़ लगाता है
और उसके पीछे पीछे जाने लगता है। अरे जरा सुनो तो। ऋतिक को अपने करीब आता देख वो लड़की अपनी चाल तेज कर देती है और भागने लगती है। उस लड़की को भागता देख ऋतिक फिर से उसे आवाज़ नहीं लगाता और वापस अमर के पास आ जाता है। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि जो लड़की थोड़ी देर पहले उसके साथ क्या हुआ। अगर उस लड़की को भागना ही था तो ऐसे ही भाग जाती, उसके दिल के अरमान तो नहीं जगाने थे। ऋतिक को अब अमर पर बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसी की वजह से वो लड़की यहाँ से भागी थी। वो अमर के पास जाता है और चिढ़ते हुए उससे कहता है, तुझे मेरी 2 पल की खुशी बर्दाश्त नहीं होती क्या? हैरान परेशान सा अमर उसकी बात सुनकर और भी ज़्यादा हैरान हो जाता है और उससे कहता है, मैंने क्या कहा? अब लड़की से बात कर रहा था तो तू बीच में अपनी टांग क्यों अड़ा रहा था? मैंने कब टांग अड़ाई? मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि तू क्या कर रहा था, मुझे सब पता है। तुझे कुछ पता नहीं। अब जल्दी चल यहाँ से, उस लड़की को भी ढूंढना है। पता नहीं कौन थी बेचारी, ढूंढना है, पर क्यों? तुझमें इंसानियत नाम की कोई चीज़ बची है या नहीं? कोई लड़की यहाँ जंगल में परेशान घूम रही है और तुझे बस अपनी सूझ रही है। रीति की ये बात सुन अमर को दिमाग में खटक जाती है। उसे भी रीति की बात ठीक लगती है। अमर एक लंबी आह भरते हुए उससे कहता है, मेरे कहने का मतलब था वो लड़की हमसे डर रही है, इसीलिए यहाँ से भाग गई। अब ऐसे में हम उसे ढूंढने निकलेंगे तो सोचेगी हम उसका पीछा कर रहे हैं, इसीलिए मेरी बात मान, हम रास्ते चलते हैं, उसे अपने रास्ते जाने दे। हर इंसान की अपनी अपनी मंजिल होती है, वो अपनी मंजिल खुद ढूंढ लेता है। ऋतिक हामी में अपना सिर हिलाते हुए कहता है, हाँ बात तेरी भी ठीक है, लेकिन कभी कभी 2 लोगों की मंजिल एक ही होती है, उन्हें एक दूसरे का सहारा बनकर साथ चलना होता है। इतना कहकर ऋतिक कुछ देर शांत रहता है और फिर कहता है, चल हम भी चलते हैं, रात बहुत हो गई है, अमरपुरा पास में ही है। हाँ चल। इतना कहकर अमर और ऋतिक दोनों कार में बैठ जाते हैं और वापस से अपनी मंजिल की ओर निकलते हैं। कुछ ही देर में वे दोनों एक तिराहे पर आ जाते हैं जिसमें एक रास्ते सीधे जा रहा था और एक कच्चा रास्ता बराबर से होते हुए जंगल के अंदर जा रहा था। वहीं पर एक बोर्ड भी लगा हुआ था जिस पर लिखा था अमरपुरा। ऋतिक कार को जंगल वाले रास्ते की ओर मोड़ देता है। जंगल में गहरा अंधेरा छाया हुआ था। हेडलाइट की रोशनी के आसपास के लगे पेड़ किसी काले साए की तरह लग रहे थे, मानो अभी उनके से कोई साया उनकी कार के सामने आ जाएगा। जंगल में एक अजीब सी शांति पसरी हुई थी, ऐसी शांत जिसके कारण वहाँ के माहौल में मनुष्यत पैदा हो रही थी। ना कोई शोर शराबा और ना ही किसी जानवर की दहाड़ने की आवाज़, सब कुछ एकदम शांत। अमर ऋतिक को वहाँ के बारे में बताता है और कहता है, इस जंगल को पार करते ही 2 गांव पड़ते हैं, अमरपुरा और तारापुरा। ये दोनों गांव यहाँ की 7 पहाड़ियों के बीच बसे हुए थे। ये वही पहाड़ियाँ हैं जिसे रामायण काल में संजीवनी पर्वत के नाम से जाने जाते थे। आज भी यहाँ पर बहुत ऐसी जड़ी बूटियाँ मिलती हैं जो दवाई बनाने के काम आती हैं। यहाँ की जड़ी बूटियाँ बहुत कारगर साबित होती हैं। सावन के महीने में यहाँ पर पर्यटकों की भीड़ जमा हो जाती है। देश विदेश से लोग यहाँ घूमने आते हैं। सब कुछ एकदम शांत। अमर ऋतिक को वहाँ के बारे में बताता है और कहता है, इस जंगल को पार करते ही 2 गांव पड़ते हैं, अमरपुरा और तारापुरा। ये दोनों गांव यहाँ की 7 पहाड़ियों के बीच बसे हुए थे। ये वही पहाड़ियाँ हैं जिसे रामायण काल में संजीवनी पर्वत के नाम से जाने जाते थे। आज भी यहाँ पर बहुत ऐसी जड़ी बूटियाँ मिलती हैं जो दवाई बनाने के काम आती हैं। यहाँ की जड़ी बूटियाँ बहुत कारगर साबित होती हैं। सावन के महीने में यहाँ पर पर्यटकों की भीड़ जमा हो जाती है। देश विदेश से लोग यहाँ घूमने आते हैं।
ऋतिक एक्साइटेड होते हुए अमर से कहता है, अच्छा तो फिर काफ़ी सुंदर जगह होगी ये। रात के अंधेरे में मुझे कुछ पता ही नहीं चला। और नहीं तो क्या, मैं पहले भी यहाँ आया था, काफ़ी सुंदर जगह है। एक काम करते हैं, कल यहाँ की पहाड़ियों पर घूमने चलेंगे। घूमने के साथ ही जो काम हम करने आए हैं वो भी हो जाएगा। हाँ ठीक है। बात करते करते दोनों जंगल से बाहर आ जाते हैं और उनके सामने एक खाली मैदान दिखाई देता है, जिसके सीधे हाथ की तरफ एक बड़ा सा भव्य मंदिर बना हुआ था, जिसमें से रोशनी जलती हुई नजर आ रही थी। कुछ दूर आगे जाने पर दोनों के सामने एक हवेली नजर आती है। हवेली के आगे ही काफ़ी सारी खाली ज़मीन पड़ी हुई थी, जिसमें हरी हरी घास और तरह तरह के फूल लगे हुए थे। बराबर से ही एक रास्ता गांव की ओर जाता था। ऋतिक कार को उसी रास्ते की ओर मोड़ लेता है। गांव की चौपाल से होते हुए उनकी कार एक घर के आगे आकर रुकती है। ऋतिक कार से नीचे उतरता है और घर का दरवाज़ा खटखटाने लगता है। कुछ ही देर में कोई घर का दरवाज़ा खोल देता है और दो लड़के, जो ऋतिक और अमर के ही उम्र के थे, बाहर आते हैं। ये दोनों कोई और नहीं बल्कि करण और रोमियो थे, जो ऋतिक और अमर के बचपन के दोस्त थे। वहीं दूसरी ओर वो अनजान लड़की अभी भी जंगलों में भागी जा रही थी। भागते भागते उसकी सांसें फूलने लग जाती हैं, लेकिन अभी भी उसने भागना बंद नहीं किया था। कुछ ही देर में वो भी जंगल से बाहर आ जाती है और उसी मंदिर वाले मैदान में पहुंच जाती है। जंगल से बाहर निकलकर वो एक जगह रुकती है और हाँफने लग जाती है। थोड़ी देर में आराम करने के बाद वो इधर उधर अपनी नज़रें दौड़ाती है और हवेली की ओर जाने लग जाती है। हवेली के गेट पर पहुंचकर वो वहाँ एक वफादार नौकर को आवाज़ लगाती है, जो बड़े चैन से नींद का मजा ले रहा था। किसी की आवाज़ सुनकर उसकी नींद खुल जाती है और वो हड़बड़ाते हुए उठ जाता है। अपने सामने खड़ी लड़की देखकर वो तुरंत हरकत में आता है और उससे कहता है, कौन हो तुम? वो लड़की जवाब देते हुए कहती है, मेरा नाम चांदनी है, मैं शालिनी की दोस्त हूँ, क्या मैं अंदर जा सकती हूँ? उस लड़की की बात सुनकर नौकर कुछ देर सोचता है और जवाब देते हुए कहता है, हाँ तुम जा सकती हो। नौकर की बात सुन चांदनी हवेली के अंदर चली जाती है और वहीं दूसरी तरफ ऋतिक, अमर, करण और रोमियो चारों हॉल में बैठे हुए थे। चारों हंसी मजाक कर रहे थे और अपने बचपन के दिनों को याद कर रहे थे। रोमियो अमर और ऋतिक से कहता है, वैसे तुम्हें इतनी रात में आने की जरूरत नहीं थी। ऋतिक हैरान होते हुए पूछता है, क्यों, रात में क्यों नहीं आ सकती? वो दरअसल यहाँ का माहौल कुछ ठीक नहीं। रोमियो की बात सुन अमर और ऋतिक दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं। रोमियो को कन्फ्यूजन के साथ देखने लग जाते हैं। रोमियो आगे कहता है, तुमने अमरपुरा के जंगलों के किस्से तो सुने ही होंगे। अमर जवाब देते हुए कहता है, हाँ सुने हैं ना, कि जंगल के किस्से तो गूगल पर भी देखने को मिल जाते हैं। रोमियो कहता है, हाँ ये जगह हॉन्टेड हाईवे में से एक है, लेकिन क्या तुम्हें पता है ये हॉन्टेड क्यों है? रोमियो का सवाल सुन ऋतिक और अमर नाम में अपना सिला लगा देते हैं। रोमियो आगे कहता है, वो इसलिए क्योंकि इस गांव पर एक डायन का साया है,